हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारी इस सीरीज़ द ग्रेट पर्सनैलिटीज़ की सेकंड वीडियो की शुरुआत एक ऐसी महान पर्सनैलिटी के बारे में जानकर करेंगे जिसने भारत की इमरजेंसी के दिनों में डटकर मजबूती से भारत के संविधान की रक्षा की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द वन एंड ओनली जस्टिस HR खन्ना की, जस्टिस हंसराज खन्ना साहब की। आज 26 नवंबर यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे के इस खास दिन हम बात करेंगे जस्टिस हंसराज खन्ना व उनके जीवन से जुड़े कुछ अनकहे पहलू। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी इस सीरीज़ की। जस्टिस खन्ना का जन्म 3 जुलाई 1912 को अमृतसर पंजाब में एक वकील व फ्रीडम फाइटर सर्वदयाल खन्ना जी के घर हुआ। वैसे तो खन्ना का परिवार ट्रेडिंग के व्यवसाय से जुड़ा हुआ था, लेकिन इनके फादर एक बहुत बड़े जाने माने वकील व बाद में अमृतसर के मेयर भी बने। जस्टिस खन्ना की मां बहुत ही यंग एज में इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। अपने फादर की तरह जस्टिस खन्ना को भी लॉ में इंटरेस्ट उनकी शुरुआती एज से ही आना शुरू हो गया था। इन्होंने अपनी स्कूलिंग DAV हाई स्कूल अमृतसर से पूरी की। इसके बाद इन्होंने हिंदू कॉलेज अमृतसर व खालसा कॉलेज अमृतसर से BA की पढ़ाई पूरी करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लाहौर से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की। अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने अमृतसर में ही मेनली सिविल केसेस में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। जनवरी 1952 में उस समय पंजाब के चीफ जस्टिस सर एरिक वेटसन द्वारा इन्हें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूप में नॉमिनेट किया गया। यह उस समय बहुत ही अनकॉमन था, या यूँ कहें रेयर अपॉइंटमेंट था, क्योंकि उस टाइम ज़्यादातर अपॉइंटमेंट सिविल सर्विसेज से ही आते थे। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने फिरोजपुर और बाद में अम्बाला कोर्ट में भी अपनी सेवाएं दी। जस्टिस खन्ना उस समय के फेमस बिजनेसमैन रहे रामकृष्ण डालमिया को करप्शन के केस में दोषी ठहराने के कारण भी काफ़ी चर्चा में आए। उनके इस डिसीजन के कारण डालमिया को कई साल तक तिहाड़ जेल में बिताने पड़े। 1962 में पंजाब हाई कोर्ट में अपनी अपॉइंटमेंट तक जस्टिस खन्ना दिल्ली में भी डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज रहे। जब दिल्ली हाई कोर्ट बनी तब इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को इसके पहले जजेस के रूप में ज्वाइन किया। उन्होंने उस समय के फेमस पॉलिटिशियन रहे बीजू पटनायक और उनके कुछ मिनिस्टर्स के खिलाफ भी करप्शन की इंक्वायरी की। हालांकि बाद में बीजू पटनायक इस इंक्वायरी में बच निकले। जस्टिस खन्ना 1969 से 1971 तक दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। इसके बाद इन्हें सितंबर 1971 में सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया। वैसे तो हेबेस कॉर्पस केस यानी ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस को जस्टिस खन्ना के जीवन का सबसे फेमस व अहम केस माना जाता है, लेकिन केशवानंद भारती केस 1973, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केस भी कहते हैं, में भी इनकी जजमेंट काफ़ी पॉपुलर रही। उस समय सरकार और जुडिशरी के बीच कॉन्स्टिट्यूशन और उसके लिमिट्स को लेकर एक टसल चल रहा था। उस समय एक बड़ी बहस यह भी थी कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ तक अमेंड यानी बदल सकती है। उसी का फैसला इस केस में हुआ। वैसे तो यह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर केस है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मोरल ऑफ द केस अगर कहा जाए तो कोर्ट ने यह कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ बदल सकती है सिवाय कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर। इसके बाद जब 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा पूरे देश में इमरजेंसी लगाई जाती है तो पूरे देश में सिस्टम उस समय उतने फ्रीडम के साथ काम नहीं कर रहा होता। उसी समय दिसंबर 1975 में एक फेमस केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिसे हम ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला यानी हेबियस कॉर्पस केस के नाम से जानते हैं। 5 सीनियर मोस्ट जजेस की एक बेंच बनाई गई, जिसमें जस्टिस खन्ना का डिसीजन बाकी 4 जजेस से अलग था। अपना ओपिनियन लिखने से पहले ही जस्टिस खन्ना ने अपनी बहन को भी एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, आई हैव प्रिपेयर्ड माई जजमेंट विच इज़ गोइंग टू कॉस्ट मी द चीफ जस्टिसशिप ऑफ इंडिया। बस फिर क्या था, हुआ वही। इनके जूनियर जस्टिस MH बेग को जनवरी 1977 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। यह काम लीगल ट्रेडिशन के एकदम खिलाफ था।
इसका बार एसोसिएशन और लीगल कम्युनिटी में खूब विरोध हुआ। जस्टिस खन्ना ने भी उसी दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पूरे भारत में बार एसोसिएशंस ने धरना दिया, लेकिन होना वही था जो इंदिरा गांधी ने चाहा। लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में लास्ट सप्रेशन था जो बाद में कभी नहीं दोहराया गया। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो इन्हें कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जो इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी के खिलाफ इमरजेंसी में किए गए कार्यों की जांच के लिए बनाया गया था, का हेड बनने के लिए कहा गया। लेकिन इन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वो शायद इंदिरा और संजय के खिलाफ बायस्ड रहेंगे। इसके बाद इन्हें फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरमैनशिप भी ऑफर की, जो इन्होंने मना कर दिया। हालांकि बाद में इन्होंने बिना किसी सैलरी के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैनशिप को स्वीकार कर लिया। सन 1979 में जब ये चौधरी चरण सिंह की सरकार में लॉ मिनिस्टर बने, तब इन्होंने लॉ कमीशन के चेयरमैनशिप से भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि लॉ मिनिस्टर के पद से भी इन्होंने मात्र 3 दिन में ही रिज़ाइन कर दिया। 1982 में नो अपोजिशन पार्टी के कोलिशन ने इन्हें प्रेसिडेंट के पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि वो कांग्रेस के उम्मीदवार ज्ञानी जैल सिंह से राष्ट्रपति का चुनाव हार गए। 1985 से 2000 तक वे भारत विकास परिषद के नेशनल प्रेसिडेंट भी रहे। 1999 में इन्हें भारत के दूसरे सबसे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया। इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी नाइदर रोजेस नॉर थ्रोन्स भी लिखी, जो 2003 में पब्लिश हुई। अंततः 25 फरवरी 2008 को 95 साल की उम्र में जस्टिस खन्ना का दिल्ली में देहांत हो गया। न्याय और न्यायप्रियता जस्टिस खन्ना को किस तरीके से प्यारी थी, इसका उदाहरण हमें इस बात से देखने को मिलता है जब दिसंबर 1978 में बार एसोसिएशन के सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि जस्टिस खन्ना की जो पुरानी कोर्ट थी, जिसे कोर्ट नंबर 2 के रूप में जाना जाता है, उसमें उनका एक पोर्ट्रेट लगाया जाए। इसके लिए उन्हें 10,000 रुपये की आवश्यकता थी। तो बार ने एक नोटिस निकाला जिसके थ्रू वो अपने सदस्यों से चंदा एकत्रित करने की मांग करते हैं। मानेंगे नहीं, मात्र आधे घंटे में ही 30,000 से ज़्यादा रुपया बार के पास आ गया। इतना पैसा आने के बाद बार को जबरन अपने सदस्यों को चंदा देने से मना करना पड़ा। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन डे पर हम इस महान शख्सियत को याद करते हैं जिन्होंने हमारे इस संविधान को बचाने के लिए, अपने राइट्स को बचाने के लिए, हमारे अधिकारों को बचाने के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। दोस्तों, आगे भी हम इस तरीके की बहुत सी अनकही वीडियोस हम इस सीरीज़ के माध्यम से आप सबके बीच लाते रहेंगे। तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका छोटा सा सहयोग हमारी इस कोशिश में हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।